तो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने पीएच का इंट्रोडक्शन देख लिया है। ठीक है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो या फिर अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप किस तरीके से उसका कैलकुलेट करते हैं पीएच, ये हमने देखा। साथ ही साथ में अगर तुम लोगों के पास कोई मतलब एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो डाइल्यूट करने के बाद ठीक है जो नया सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच क्या होगा ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को आज इस टॉपिक पे पढ़ाई करनी है कि मान लेते हैं आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तो है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस तो है। पहले हम लोग शुरुआत स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करते हैं, ठीक है। और आपने उन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स किया। हो सकता है कि आप 2 से ज़्यादा, ठीक है, आप 2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिक्स करो। हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, बट बातचीत ये चल रही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आपस में मिक्स किया जा रहा है। इस टॉपिक पे तो बात कर ही नहीं रहे कि अगर उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो क्या होगा, क्योंकि वो उसका भी हमारा टाइप आएगा, बट अभी वो टाइप नहीं आया है। आज जो हम लोग टाइप 3 डिस्कस करने जाएंगे, ये टाइप 3 आप लोगों का ये रहेगा कि जब आप लोगों के पास मिक्सचर होगा, किसका, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, मोर देन 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स या मोर देन 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। मतलब हम लोग आपस में एसिड और बेस को मिक्स नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का जो एसिड और बेस अगर उनके जैसे और भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए जाए तो उनको मिक्स करने के बाद क्या रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच होगा वो कैलकुलेट करना हम सीख रहे हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले इसके पीछे जो इसका कोर कंसेप्ट लाई करता है वो पहले देख लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी अपने अंदर हम क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे, ठीक है ना। अब हुआ ऐसा कि आप लोगों के पास मान लो कि एक कंटेनर है, ये इमेजिन करते हैं कंटेनर है। इस कंटेनर, और ये मान लेते हैं आपके पास 2 कंटेनर है, ठीक है, ये मान लो आपके पास 2 कंटेनर है, कंटेनर नंबर ए, कंटेनर नंबर बी। आपके पास मान के चलते हैं कंटेनर नंबर ए में जो एसिड भरा हुआ है, ठीक है, वो एसिड आप लोगों के पास क्या रख लिया हम लोगों ने, HA, ठीक है, HA, ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, और उसके अलावा ये हो गया मेरे पास एक दूसरा एसिड, लेट इट बी HB। अब मान लेते हैं ये जो कंटेनर नंबर ए है, इस कंटेनर नंबर ए का जो वॉल्यूम है वो V1 है और कंटेनर नंबर 2 का वॉल्यूम कितना है, V2 है। अब आपने इन दोनों कंटेनर के अंदर जो भी इनका माल मसाला भरा हुआ था आपने उठाया और उन दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब आफ्टर मिक्सिंग ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी, आफ्टर मिक्सिंग ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपके पास अब एक कंटेनर रहेगा, उस कंटेनर के अंदर में HA वाला स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा, ठीक है, और आपके पास उसी सेम कंटेनर के अंदर में HB ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा। साथ ही साथ में अब ये जो नया वाला कंटेनर है, इस नए वाले कंटेनर का अगर मैं न्यू वॉल्यूम इस पे बातचीत पे कमेंट करूँ तो अब इसका न्यू वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2। इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आ रही है कि मिक्सिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम्स उनके ऐड करते हैं। अब जिन लोगों ने सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के रखी है उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि आपका जो ये वॉल्यूम होता है ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है, या फिर बाकी लोगों को भी पता है यार कि वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बट बात कैसी है कि हम यहाँ पे इस बात पे बहस नहीं कर रहे हैं कि वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी है कि वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप एक आइडियल सोल्यूशन लेते हो तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में आप वॉल्यूम्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान ले लो कि एक बॉटल में 5 लीटर पानी है, दूसरी बॉटल में 3 लीटर पानी है, तो जब उन दोनों बॉटल को आपस में मिक्स कर दिया तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो 8 लीटर होगा। या आप तब बोल सकते हो जब आपके पास सोल्यूशन कैसा हो, आइडियल हो, ठीक है। तो ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ना कि न्यू वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V2, इसमें हम लोग सबसे बड़ा अपना अजम्पशन यही लेकर चल रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा अजम्पशन यहाँ पर यही लग रहा है कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है ये HA और HB का जो मिक्सचर है, ठीक है, ये कैसा है, आप लोगों का क्या है, एक आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बराबर। कंसिडर द मिक्सचर फॉर्म्ड इज एन आइडियल सोल्यूशन। अब ये जो वर्ड है,
ठीक है, आइडियल सोल्यूशन, इसको आपको पढ़ना होगा 12th स्टैंडर्ड में, सोल्यूशन एंड कोलोकेटेड प्रॉपर्टीज वहां पर, ठीक है। और अभी आपको ऐसा कोई भी केस आयनिक इक्विलिब्रियम में देखने को नहीं मिलेगा जहां पर ये चीज आपकी आइडियल सोल्यूशन नहीं हो, ठीक है। हम इसको हमेशा आइडियल सोल्यूशन ही अपना मानकर चलेंगे और उसके हिसाब से हम लोग आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आप लोगों के कंटेनर की कहानी। अब बात ऐसी है कि मान लो ये जो कंटेनर नंबर ए था, इस कंटेनर नंबर ए के अंदर में जो आपने एसिड भरा था, उस एसिड की एक सर्टेन मान लेते हैं कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। उस एसिड ए, पहले उसमें अंदर जो एसिड है उसकी एक सर्टेन कंसंट्रेशन होगी, जो कंटेनर नंबर बी है उसकी भी एक सर्टेन कंसंट्रेशन होगी। तो मान लेते हैं हम लोग पहले बातचीत कर रहे हैं आप लोगों के कंटेनर नंबर ए की। तो कंटेनर नंबर ए में जो एसिड है, अगर मैं उसके बारे में कमेंट बाजी करूं तो वो एसिड ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम आने पे डिसोशिएट होगा इस प्रकार से कुछ, ठीक है। और जो आप लोगों के पास कंटेनर नंबर बी है, उस कंटेनर नंबर बी के अंदर में भी आपने जो एसिड भर के रखा है वो एसिड भी इस तरीके से डिसोशिएट होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। अच्छा, क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हमने रिएक्शन को शुरू किया था तो एट टी इक्वल टू 0 मान कर चलते हैं इसकी कंसंट्रेशन C1, इन दोनों की 0, और जब हमारी कहानी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई तो इसमें से क्या होगा, C1 माइनस एक्स, यहाँ से x, यहाँ से x। सिमिलरली एट टी इक्वल टू 0 इसकी कंसंट्रेशन C2, इन दोनों की 0, इक्विलिब्रियम आते आते C2 माइनस वाई, और यहाँ पे y और यहाँ पे y। अब बताओ, अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि आपके पास टोटल कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास उस अब क्योंकि अब वो कंटेनर अलग अलग नहीं है ना, अब आपने उन दोनों कंटेनर को मिक्स कर दिया, तो उस कंटेनर के अंदर में, ठीक है, ये जो आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में HA वाले H पॉजिटिव भी होंगे, A निगेटिव होगा, HB का H पॉजिटिव भी होगा और B निगेटिव भी होगा। तो इसका मतलब जो टोटल H पॉजिटिव आयंस हैं वो सिर्फ किसी एक एसिड की वजह से नहीं होंगे, वो अब आपके दोनों एसिड्स की वजह से होंगे, और उन दोनों एसिड्स के टोटल H पॉजिटिव आयंस की हम pH निकालेंगे, जैसे कि कल के क्लास में हम लोगों ने किया था वाटर के H प्लस आयंस को कंसिडर करके, है ना। ओके, तो बताइए कि H पॉजिटिव आयंस पहले वाले एसिड्स की वजह से कितने क्रिएट हो रहे हैं, X, और H पॉजिटिव आयंस सेकेंड वाले एसिड की वजह से कितने क्रिएट हो रहे हैं हम लोगों के, Y। तो टोटल H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर तुम्हारे पास जो है वो कितने हैं, X प्लस वाई। क्या ये बात समझ में आ रही है, कितने हैं वो, X प्लस वाई। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, कुछ दुख है, कुछ दर्द है? नहीं। तो ये तो हम लोगों की कहानी समझ में आ गई कि अच्छा ठीक है ठीक है, आप ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लेने से आपका जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बात ऐसी है कि जब आपने इन दोनों एसिड्स को मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर देने के बाद अब इसके जो फॉर्मूलेस हैं उन फॉर्मूलेस दो होते हैं। अब ये जो मैंने एक फॉर्मूले की शुरुआत की थी, इस फॉर्मूले को भी मैं आगे डिटेल में समझाती हूँ, और एक और फॉर्मूला होता है जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम दोनों फॉर्मूलेस के साथ वर्कआउट करेंगे। पहले वो ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फॉर्मूले पे बातचीत कर लेते हैं। क्या है वो, देखो, जो आपने कंटेनर नंबर ए लिया है, उस कंटेनर में एसिड है, उस एसिड की एक सर्टेन कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि आप लोगों के पास जो कंटेनर नंबर 1 है, उस कंटेनर नंबर 1 में, ठीक है, आपके पास जो HA नामक एसिड है, उस एसिड की नॉर्मेलिटी, ठीक है, उस एसिड की नॉर्मेलिटी, ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ नॉर्मेलिटी कितनी है, N1, क्योंकि पहला कंटेनर है ना, इसलिए N1। सिमिलरली अगर मैं कंटेनर नंबर B के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर में भी एक एसिड भरा हुआ है, और उसकी जो नॉर्मेलिटी होगी, लेट दैट नॉर्मेलिटी भी कितना, आप लोगों का N2। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? ठीक है। कंटेनर नंबर जो A है, उस कंटेनर नंबर A का वॉल्यूम कितना है, V1, और जो कंटेनर नंबर B है उसका वॉल्यूम कितना है, V2। अब चाहे कि तुम्हें कुछ पता हो या ना पता हो, बेसिक फॉर्मूलेज जो होते हैं, ठीक है, बेसिक फॉर्मूलेज जो होते हैं आप लोगों के किस चीज़ के क्या नाम है आपके नॉर्मेलिटी का, वो तो आपको पता होना चाहिए। क्या होती है नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ मोल्स नहीं कहा है मैंने, क्या कहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है ऑफ सोल्यूशन या उस पर्टिकुलर चीज़ का, वो भी लीटर में, बराबर। हाँ ठीक है।
अब उसके बाद अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि कंटेनर नंबर 1 में आप मुझे उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करके दो, तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आपको कंटेनर नंबर ए के लिए कैलकुलेट करना है तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही क्यों ले रहे हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल में बातचीत रेडॉक्स में होगी, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही क्यों लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्यों नहीं लिया आपने, इसका खुलासा होगा आप लोगों के किस पार्ट में, जब आप पढ़ोगे कौन सा वाला टॉपिक, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मैं कंटेनर नंबर ए के लिए उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालूं तो वो कितना हो जाएगा आपका n1 उसका नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम v1। सिमिलरली अगर मान लेते हैं मुझे जो आपका कंटेनर नंबर बी है, उस कंटेनर नंबर बी के लिए अगर मुझे उसका क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, तो वो हो जाएगा n2v2 बराबर है, वो क्या हो जाएगा n2v2 बराबर, वो क्या हो जाएगा n2v2। अब आपके पास आपने उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब आपने उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर देने से होगा क्या, जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर में, ठीक है, आपने उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया और उस मिक्स करने के बाद वो जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर में अब एसिड जो पहला वाला है उसके भी इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है, और आप लोगों के पास जो दूसरा एसिड है बराबर उसके भी इक्विवेलेंट होंगे, दोनों के इक्विवेलेंट्स होंगे बराबर, दूसरे वाले एसिड के भी और आपके पहले वाले एसिड्स के भी। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अब उस मिक्सचर के अंदर में कितने हुए, तो तुम मुझे ये नहीं कहोगे कि इस इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू और इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को आप ऐड कर दो, वही आपके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, n1v1 प्लस n2v2। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। अच्छा, वैसे ही मिक्सचर का जो नया वाला वॉल्यूम होगा, अजी क्या वो नया वाला वॉल्यूम क्या v1 होगा, क्या नया वाला वॉल्यूम v2 होगा, नहीं, नया वाला वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। तो ऐसे में अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि अब नई वाली नॉर्मेलिटी बोलो कितनी होगी, तो तुम नहीं बोलोगे नई वाली नॉर्मेलिटी आप निकालने के लिए, ठीक है, जो अभी आपके नए इक्विवेलेंट है, नए इक्विवेलेंट बोलो कौन, n1v1 प्लस n2v2 और डिवाइडेड बाय जो नया वाला वॉल्यूम है यानी कि v1 प्लस v2, इन्हें ऐड कर दो, मतलब इन्हें डिवाइड कर दो तो आपको नई वाली नॉर्मेलिटी आ जाएगी, बस खत्म। यही था आपका पूरा डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन आया कहाँ से वो तुमको बस बता दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा तुम्हें इसमें अपनी खोपड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ है नहीं, देखो इसमें कुछ है नहीं इसमें जो तुम्हें नहीं समझ में आए, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास फॉर्मूला ये निकल कर आता है कि अगर आपको नॉर्मेलिटी कभी किसी मिक्सचर की निकालनी हो, कैसा मिक्सचर, जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद हो या फिर जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, n1v1 प्लस n2v2, ठीक है, और प्लस में n3v3 अगर तीसरा भी है तो, प्लस डॉट 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 और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। जैसे अभी यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 है तो ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर 2 है तो सिर्फ 2 तक। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एसिड के लिए भी चलेगा, ये फॉर्मूला बेस के लिए भी चलेगा, हाँ, लेकिन आपस में एसिड और बेस को अगर मिक्स करके रखे हो तो नहीं। वो एसिड और बेस को जब मिक्स कर दिया है आपस में, तब उस वक्त क्या कंसेप्ट लगाना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तब उस वक्त हमें क्या कंसेप्ट लगाना है वो हम देखेंगे। इवन इसी क्वेश्चन में आगे मैं तुम्हें और भी वेरिएशंस बताऊंगी जब हम लोग क्या करने वाले होंगे, आप लोगों का डाइल्यूशन भी इसमें ठूस देंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा कि आपने एसिड और बेस को मिक्स किया, अब मैं ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगी जिसमें हम लोग डाइल्यूशन जैसे कंसेप्ट को भी इसी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बताओ कब लगाना है, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, ठीक है, मिक्स किया हो आपस में। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपने स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स किया हो आपस में, ठीक है, तब आपको ये कंसेप्ट लगाना है। अदरवाइज आपको ये कंसेप्ट एसिड बेस के मिक्सचर में नहीं लगाना है। इससे आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो, किस चीज़ की, स्ट्रॉन्ग मिक्सचर की। कैसे पीएच कैलकुलेट होगी, कैसे पीएच कैलकुलेट होगी, आपने तो नॉर्मेलिटी निकाली, पीएच तो आपने निकाली ही नहीं। अरे यार उसमें क्या इतना टेंशन लेने की बात है, उसमें इतनी क्या टेंशन लेने की बात है। अगर एक बार तुम्हारे हाथों में नॉर्मेलिटी आ गई तो ये नॉर्मेलिटी मैं किसकी निकाल रही हूँ, ये नॉर्मेलिटी मैं H+ आयंस की ही निकाल रही हूँ, ठीक है। नॉर्मेलिटी किसकी है, H+ आयंस की है,
ये नॉर्मेलिटी किसकी है? H प्लस आयंस की है। ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है कंटेनर नंबर ए के, उस कंटेनर नंबर ए में जो H प्लस आयंस है ये उसके इक्विवेलेंट्स है। उस कंटेनर नंबर बी में जो H प्लस आयंस है ये उसके इक्विवेलेंट है। फिर जो आपके पास मिक्स वो कंटेनर था, उस कंटेनर में जो टोटल H पॉजिटिव आयंस कितने होंगे, तो वो जो टोटल H पॉजिटिव आयंस आपके पास होंगे N1V1 प्लस N2V2। समझ में आ रही है बात? ये होंगे, ठीक है। कितने होंगे? N1V1 प्लस N2V2। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उस मिक्सचर में किसके हैं? ये H पॉजिटिव आयंस के। तो देयरफॉर जो ये न्यू नॉर्मेलिटी निकली, ये न्यू नॉर्मेलिटी किसकी निकली? H प्लस आयंस की निकली। या फिर अगर आप बेस को यूज कर रहे हो तो फिर किसकी निकली? आप लोगों के OH निगेटिव आयंस की निकली। किसकी निकली? OH निगेटिव आयंस की निकली। क्या है बात दिमाग में गई? क्या ये बात दिमाग में गई? बस खत्म। हाँ, इस पूरे कंसेप्ट के दौरान एक चीज हमेशा याद रखना, बल्कि ये फॉर्मूला तो तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए, वो ये कि अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर KW इज इक्वल्स टू H प्लस की कंसंट्रेशन, OH निगेटिव की कंसंट्रेशन। KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -14, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और H निगेटिव की कंसंट्रेशन। मान लेते हैं आपको मिक्सचर में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता है और क्वेश्चन वाले ने OH निगेटिव के लिए पूछ लिया, तो उस वक्त अपने बाल मत खुजलाते रहना कि अरे यार अब क्या करें, अब क्या करें, हमें तो OH निगेटिव तो हमारे क्वेश्चन में ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ एसिड है, अब क्या करें। तो ऐसे में ये किया जाता है। आपको अगर डेटा H पॉजिटिव का दिया है, कोई बात नहीं, H पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लो और इस फॉर्मूले में पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग OH नेगेटिव की भी आप वैल्यू क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ये होती है पूरी की पूरी बातचीत। मुझे ये लगता है इसमें आप किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। ये जो मैंने इतना एक्स्ट्रा पार्ट लिखा दिया, इसकी नीड नहीं थी फिलहाल के लिए, तो इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम लोग मूव करते हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में। तो पहले हम लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसके बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है? एक 2 लीटर का, ठीक है, 0.6 मोलर। ओह माय गॉड, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन मेरे से छूट गया। सुन लो प्रवचन सुन लो। नॉर्मेलिटी हर बार क्वेश्चन में गिवन नहीं दी हुई होती है, आपको मैक्सिमम टाइम्स मोलैरिटी गिवन दी होती है। रीजन, नॉर्मेलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट तो मोलैरिटी भी है, बट मोलैरिटी ज़्यादा यूज किया जाने वाला टर्म्स है एज कंपेयर टू नॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी नहीं दी, नॉर्मेलिटी नहीं दी है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर नामक बला क्या है, इस पे हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इस पे ज्यादा डिटेल बातचीत होगी रेडॉक्स रिएक्शंस का जो चैप्टर आएगा उसमें। वहां तो पूरा वैलेंसी फैक्टर, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का रिएक्शन होने के बाद ये वो हम पूरा निकालना सीखेंगे। बट यहाँ पे जस्ट थोड़ी जानकारी आप उठा लें। जैसे HCl है, मैं एसिड की बात कर रही हूँ, और मान लेते हैं ये एसिड में अब पानी में जाने के बाद, डिसोशिएट होने के बाद कितने H पॉजिटिव आयंस क्रिएट करता है? 1। तो आप कहोगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। मान लेते हैं मैं H2SO4 की बात करती हूँ। देखो पूरी दुनिया जानती है कि H2SO4 अपने अंदर से टूटकर आप लोगों को 2 H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, लेकिन मान लेते हैं कल को आपको रिएक्शन ये दी हुई है कि H2SO4 डिसोशिएट हुआ, डिसोशिएट होकर उसने HSO4 नेगेटिव और ये बनाया। तो अब बताओ यहाँ पे H2SO4 दे कितना सकता था? 2, बट दिया उसने कितना? 1। तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर हुआ 1। अदरवाइज मान लेते हैं H2SO4 ने अपने दोनों H पॉजिटिव अगर दे दिए तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 2। ठीक है, तो कोई भी एसिड या कोई भी बेस कितने H पॉजिटिव या कितने OH निगेटिव प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा डाउट आएगा कि मैम H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर हम 1 ले कि 2 ले। अरे क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला गया है कि H2SO4 ने खुद को HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो मान लो, अगर नहीं बोला है तो इसको अज्यूम करके चलो कि वो पूरे के पूरे कितने आयंस प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है? 2 आयंस प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक 2 लीटर का, ठीक है, कंटेनर है, उसके अंदर में 0.6 मोलर हमने HCl ऐड किया हुआ है, प्लस वहाँ पे हम लोगों के पास 2 लीटर का 0.2 मोलर HBr है। अब जो एसिड्स आप ले रहे हो ना वो ऑब्वियसली एक्वस है, मतलब प्योर HCl या प्योर HBr हम नहीं ले रहे हैं।
तो अब इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही है, आपको क्या फाइंड करना है? इन दोनों को मिक्स करने के बाद में जो नया वाला सोल्यूशन बनेगा उस नए वाले सोल्यूशन का पीएच कितना होगा। तो ऐसा अपना छोटा सा दिमाग कतई मत चलाना कि नीनी मैडम क्या कहते हैं, पहले हम इस वाले पार्ट का पीएच निकाल लेंगे, फिर हम इस वाले पार्ट का पीएच निकाल लेंगे और दोनों पीएच को उठा के ऐड कर देंगे। पीएच इज नॉट एन एट ऑल एन एडिटिव प्रॉपर्टी, तो वो मत करो, ठीक है, वो मत करो। ओके, आगे बढ़ो, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है उस पे जाते हैं। इस फॉर्मूले में ना एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफाइड फॉर्म में मैं नीचे लिख देती हूँ कि आपको अगर नॉर्मेलिटी मिक्सचर की निकालनी है तो अगर आप ऐसा लिखते हो N1 V1, अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन वाले ने नॉर्मेलिटी दी ही नहीं, उसने आपको मोलैरिटी दे के रखी है, तो N1 की जगह आएगा M1 जो मोलैरिटी उसने दी है, वैलेंसी फैक्टर उस पर्टिकुलर चीज का, क्योंकि नॉर्मेलिटी की जगह क्या लिखोगे? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इंटू में वॉल्यूम, प्लस क्या हो जाएगा? M2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 का इंटू उसका वॉल्यूम और अपॉन में V1 प्लस V2। अगर नॉर्मेलिटी नहीं दी हुई है, अगर मोलैरिटी दी हुई है तो, ठीक है, तो बराबर। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में भी आपको मोलैरिटी दी हुई है, तो बताइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू पहले वाले की मोलैरिटी कितनी है? 0.6 मल्टीप्लाई बाय उसका वैलेंसी फैक्टर, HCl पानी में जाने के बाद एक ही प्रोड्यूस करेगा H+ आयंस, इनटू उसका वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है। लोगों से मिस्टेक हो जाती है, वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं करते, ध्यान रखना। प्लस वैसे ही सेम आर्ग्यूमेंट्स पर मैंने बाजू वाले को भी लिख दिया, आई डोंट थिंक उसमें किसी को कंफ्यूजन होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो पहला 2 लीटर, बाजू वाला भी 2 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 4, तो न्यूमरेटर में आ गया 1.2 प्लस 0.4 अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1.6 डिवाइड बाय 4 यानी कि 0.4। तो यहाँ से मेरे पास जो नया वाला मेरा मिक्सचर है उस नए वाले मिक्सचर की नॉर्मेलिटी मेरे पास कितनी निकल कर आई है? 0.4। जो मेरे पास नया वाला मिक्सचर है उस नए वाले मिक्सचर की मेरे पास नॉर्मेलिटी कितनी निकल कर आई है? 0.4। तो ये जो नॉर्मेलिटी मैंने उस नए वाले मिक्सचर की निकाली, ये बेसिकली उसके अंदर मौजूद जो H+ आयंस है पूरे के पूरे टोटल, उन टोटल H+ आयंस की हम लोगों ने क्या निकाल ली है? नॉर्मेलिटी निकाल ली है, ठीक है। क्या निकाल ली है? नॉर्मेलिटी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अब वो नॉर्मेलिटी नहीं रही, अब वो क्या हो गई? आपकी मोलैरिटी वाली चीज, ये जो भी आपने कंसंट्रेशन निकाल ली, तो मैंने ये कंसंट्रेशन निकाल ली, बराबर है। ओके, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? पीएच। तो बताइए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? अब पुरानी क्लासेस में ठूस ठूस के तुम्हारे भेजे में डाला गया है कि पीएच के फॉर्मूले को यूज करते वक्त अति सावधानी बरती। जैसे यहाँ पे ये जो नॉर्मेलिटी निकली है ये 0.4 है, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -1। एंड जो हमने कल की क्लास पढ़ी थी, उसकी कल की क्लास से हमने जो चीज़ सीखी थी वो ये कि अगर मान लेते हैं H+ आयंस जो कि एसिड से आ रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है, तब आपको क्या करना है? H+ आयंस जो वाटर से आते हैं उनको भी कंसीडर करना है, और अगर वो वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी निकल गई तो इग्नोर कर दो पानी को। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन में ये 10 की पावर -6 से वैल्यू बहुत बड़ी है, देयरफॉर H+ आयंस जो कि वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसको इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। और अगर आप इग्नोर कर दोगे उस पर्टिकुलर चीज को, तो फिर आपको अगर किसी ने पीएच कैलकुलेट करने को कहा तो फिर पीएच का फॉर्मूला होगा -log(10), जो H+ आयंस एसिड्स की तरफ से आ रहे हैं वो लिख दो, बस खत्म, ठीक है। तो -log(10), H+ आयंस कितने हैं? वो 4 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, और फिर उसके बाद सादी लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, जो तुम कर सकते हो आसानी से। क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ रख देते हैं, log(10) यहाँ पे 4 प्लस log(10) और 10 की पावर -1, ये प्रॉपर्टी। log(4) की वैल्यू क्या होगा? इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर दूंगी? ये हो जाएगा आपका 2 और इसका स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा log(10) और यहाँ पे 10, ठीक है। मैं एक ही बार सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ, उसके बाद तो मैं कभी नहीं दिखाऊँ। तो ये चीज़ कितनी हो जानी है आपके पास? देखो 2 का स्क्वायर, राइट, तो ये चीज़ हो गई माइनस यहाँ पे 2 इंटू log2, तो log2 कितना होता है? 0 मल्टीप्लाई 0.3010, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितना आ जाएगा? ये -1, ठीक है, बराबर। ये वाली वैल्यू आ गई हम लोगों के पास। अच्छा,
अब उसके बाद ये 2 इंटू ये वैसे हो गया आपका बेसिकली 1 माइनस में ये वाली क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी 0.602 ये हो गया बराबर। अच्छा माइनस कर दो तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 0.398 जिसको तुम अप्रोक्सीमेटली 0.4 भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा पीएच आ गया, मतलब जो आपने उन दोनों एसिड्स को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन का ये पीएच है। ठीक है बराबर, ये उसका क्या है पीएच है बराबर, ये क्या है उसका पीएच है। क्या किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है, क्या किसी को कोई दुख है, कोई तकलीफ है, बस खत्म। अब थोड़े से इस पे हम लोग डिफिकल्ट सवाल लेते हैं, वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है बट फिर भी थोड़े से। अभी ये वाला नहीं, पहले हम लोग आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है। चलो पहले इसी को कर लेते हैं, नीचे भी आ गया है क्वेश्चन एक बार, ये रिपीट हो गया है। देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे। इस बार हमने बेस मिक्स किया है, ठीक है, इस बार क्या मिक्स किया है, बेस। आपके पास मतलब जो बेस नंबर 1 है उसकी जानकारी ले लेते हैं, मतलब ऐसा कर लो, बेस नंबर 1 क्यों लिखना है यार, उसका नाम है NaOH। तो और दूसरा है आपके पास ये बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड BaOH होल ट्वाइस 2, ठीक है। अच्छा बताओ NaOH में उसका वॉल्यूम कितना है 500 ml, यानी कि मैं लिख सकती हूँ V1 इज आप लोगों का 500 ml, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करो, बट लीटर में कन्वर्ट करके कोई मतलब नहीं है। रीज़न, आप जो न्यूमरेट फॉर्मूला लगाते हो उसके न्यूमरेटर में आपके पास दो वॉल्यूम है, आप उन दोनों वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में लेट से आपने कन्वर्ट किया। आप डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम्स को मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करोगे, तो जो कन्वर्जन फैक्टर न्यूमरेटर में होगा और जो कन्वर्जन फैक्टर डिनोमिनेटर में होगा वो कट गया, सिंपल है, वो कट गया। मतलब ये क्या रहा, मतलब लीटर लीटर का रेशो, मिलीलीटर मिलीलीटर का रेशो। तो जब भी ऐसी रेशो वाली चीज़ होती है तो उनमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती, क्योंकि ऊपर में भी वॉल्यूम है नीचे में भी वॉल्यूम है, ऊपर के वॉल्यूम को कन्वर्ट करोगे नीचे के भी वॉल्यूम को कन्वर्ट करोगे, क्या मतलब है, ठीक है। तो उसको फालतू कन्वर्ट करने में अपना सर मत खपाना, रेशो है, सबिना कन्वर्ट किए भी आ जाएगा। तो कितना है ये 500 ml। बट हाँ, अगर तुम में से कोई कंफ्यूज हो रहा है मेरी इस बातचीत से तो बेटर है यार तुम कन्वर्ट ही कर लो, अपना दिमाग मत खर्च करो छोटा सा। अच्छा ये आ गया NaOH अगर डिसोशिएट होगा तो उसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा NaOH का, उसके अंदर से बेचारे के पास से एक ही OH नेगेटिव मिल सकता है, और उसकी मोलैरिटी यानी कि M1 आपको दिया है 10⁻⁵। वैसे BaOH होल ट्वाइस 2 में इसका वॉल्यूम आपको दिया है 500 ml, ठीक है। अच्छा और उसके बाद इसकी वैलेंसी फैक्टर बताइए कितना हो जाएगा, तो जब BaOH होल ट्वाइस 2 डिसोशिएट होगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2। फिर यहाँ से मोलैरिटी 2 कितनी आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁵ मोलर। अब आपको ये क्या बोला है, टू द रिजल्टिंग सोल्यूशन 99 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, इसको भूल जाओ। पहली बार तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन लिखी है, इस लाइन के अंतर्गत आप दो बेसेस को मिक्स कर रहे हो। तो जब आप इन दो बेस को मिक्स कर रहे हो तो इनका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर बना है ना, और उस रिजल्टिंग मिक्सचर में फिर 99 लीटर का पानी डाला गया। तो 99 लीटर का पानी डाला गया इज अ नाउ डिफरेंट कंसेप्ट, उसको अभी यहाँ पे मत ठूसो, भूल जाओ कि पानी को डाला गया, जस्ट फॉरगेट इट। आपका फिलहाल सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए कि बेस को मिक्स किया है, उनके मिक्सचर की वजह से जो अब नई नॉर्मेलिटी आएगी मुझे उस पर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा तो जो आप नई नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो, बेसिकली आप वो क्या निकाल रहे हो, OH नेगेटिव आयंस की मिक्सचर में कंसंट्रेशन कितनी है आप यही निकाल रहे हो, जिसका फॉर्मूला क्या होगा M1 यानी कि 10⁻⁵ इंटू वॉल्यूम यानी कि 500 ml इंटू वैलेंसी फैक्टर यानी कि 1 प्लस M2 यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू वैलेंस वॉल्यूम इंटू में आपका ये वैलेंसी फैक्टर डिवाइड में V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। ऊपर भी ml में नीचे भी ml में चलेगा, ऊपर भी लीटर में नीचे भी लीटर में चलेगा, बट ऊपर ml और नीचे लीटर ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 500 इंटू में 10⁻⁵ प्लस ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 दैट विल बी 5 इंटू 5 दैट इज 2500 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अपॉन में कितना है 1000 है, ठीक है। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 10⁻⁵ में को कॉमन निकाल लूंगी, तो कॉमन निकालने के बाद 2500 प्लस 500 को ऐड कर लिया दैट विल बी इक्वल टू 3000 अपॉन में नीचे में ये 1000 ये गया, तो यहाँ से 3 इंटू 10⁻⁵
मेरे पास क्या कहते हैं कंसंट्रेशन निकल के आई किस चीज़ की, जो बेसिस को मिक्स करने के बाद, ठीक है, जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन की। अब बताइए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन निकल कर आई है, क्या ये कंसंट्रेशन आप लोगों की 10⁻⁻⁶ उससे छोटी है क्या? सोचना भी मत तभी उस स्टेप के बारे में। क्यों? आपने ऊपर तो सोचे थे, तभी तो आपने यहाँ लिखा था इग्नोर। मैंने ये सोचा था क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि उस क्वेश्चन को आप डाइल्यूट कर रहे हो। अभी इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो आपका मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में आप 99 लीटर का वाटर डालोगे, मतलब पानी ऐड कर रहे हो, मतलब आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो। तो पहले आप उसका डाइल्यूशन कर लो, डाइल्यूशन करने के बाद उसकी फिर से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी फिर वो निकालो। फिर सोचना कि पानी को इग्नोर, पानी मतलब जो पानी पहले से BaOH2 या NaOH के सोल्यूशन को बनाने के लिए जो यूज किया गया था उसको इग्नोर करना है कि नहीं करना है। अभी 99 लीटर ऑफ वाटर जो डाइल्यूशन के लिए यूज किया जा रहा है उसको इग्नोर करने की बातचीत तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जो डाइल्यूशन के लिए पानी यूज होता है वो कभी इग्नोर नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। उसको किया है तो किया है, उसको तो करना ही पड़ेगा। चलो तो आगे काम करता है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप जो करनी है वो कौन सी वाली करनी है? डाइल्यूशन की करनी है। नेक्स्ट स्टेप अभी जो करनी है वो कौन सी करनी है? डाइल्यूशन वाली करनी है। तो अभी हमारी पहली चीज खत्म हो गई। अब हम लोग अपना पूरा दिमाग डाइल्यूशन का लगाएंगे। तो सोचो अभी राइट नाउ किसको डाइल्यूट किया गया है? राइट नाउ आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो भी मिक्सचर है उस मिक्सचर की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी दी हुई है? 3 × 10⁻⁵ इस मिक्सचर का वॉल्यूम आपके पास कितना दिया हुआ है? इसका वॉल्यूम है 1000 ml यानी कि 1 लीटर। अब आप बोल रहे हो कि इसमें मैं 99 लीटर को ऐड करूंगा, तो ऐड करने के बाद उस कंटेनर के अंदर में वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा? 100 लीटर हो जाएगा। लेकिन 99 लीटर ऐड करने के बाद क्या वहां पर कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा? क्या कंसंट्रेशन बदलेगी? क्या कंसंट्रेशन बदलेगी? कोई गधा भी बताएगा कि हाँ कंसंट्रेशन बदलेगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी हो या मोलैरिटी हो दोनों ही वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो यस कंसंट्रेशन बदलेगी। अब सबसे पहले आपका दिमाग चलना चाहिए इसको कैलकुलेट करने में। हाउ टू कैलकुलेट दिस, हाउ, ये आपका खोपड़ी चलना चाहिए। अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं? बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है, बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, उसको यूज करो, आंसर आपकी गोदी में आके बैठ जाएगा, खत्म। क्या है वो फॉर्मूला? देखते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। देखो आप चाहे पानी डालो, आप क्या कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? वाटर को ऐड कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करना। क्या वाटर को ऐड करने से OH निगेटिव आयंस के क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? मैं कंसंट्रेशन की बातचीत नहीं कर रही हूँ। कंसंट्रेशन पे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन खुद वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट क्वांटिटी मतलब पहले आपके पास लेट्स इमेजिन 5 शक्कर के दाने थे 1 ग्लास पानी में, आपने अभी उसके अंदर 1 जग भर पानी डाल दिया, तो क्या आपके 5 शक्कर के दाने 50 शक्कर के दाने बन गए? नहीं, 5 शक्कर के दाने तो 5 ही रहेंगे ना। तुम पानी ऐड करो या पानी कम करो, जो भी करो, ठीक है, तुम जो भी करो, उससे उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब वाटर ऐड करने से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि लेट्स से मोल्स किसके? OH निगेटिव आयंस के थे पहले, ठीक है, वही आप लोगों के क्या रहेंगे? इक्वल रहेगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH निगेटिव आयंस, ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन करने के बाद आप लोगों के नंबर ऑफ OH निगेटिव के मोल्स पे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी कंडीशन को मैं यूज करूंगी। बताइए नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे बताओ मोलैरिटी क्या होती है? दुनिया में सबको पता है मोलैरिटी होती है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा यहाँ से मोल्स का फॉर्मूला क्या हुआ, तो हम कहेंगे मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा मैं कह सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH निगेटिव, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? OH निगेटिव के इनिशियली इक्वल है किसके? नंबर ऑफ मोल्स OH निगेटिव के आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। ऊपर हमने डिस्कशन किया, हाँ, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली क्या लिख सकते हो? इनिशियली उसकी मोलैरिटी कितनी थी,
ठीक है, इनिशियली उसकी मोलैरिटी कितनी थी, मल्टीप्लाई इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना था, इक्वल टू मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन कितनी हो गई, जो कि हमको ढूंढना है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो गया। तो देखो इनिशियली उसकी मोलैरिटी कितनी थी, इनिशियली उसकी मोलैरिटी कितनी थी, इनिशियली उसकी मोलैरिटी इतनी थी, क्योंकि हम इसी को तो डाइल्यूट कर रहे हैं ना, 3 इंटू 10⁻⁻5। इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना था, इनिशियली उसका वॉल्यूम 1 लीटर था। ठीक है, मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, यही तो कैलकुलेट करना हमारा जीवन का उद्देश्य है, इनटू डाइल्यूशन करने के बाद अब वॉल्यूम कितना हो गया, 100 लीटर बराबर। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन किसकी, OH नेगेटिव आयंस की, ऑब्वियस है, कितनी निकल कर आई, 3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये इतनी निकल कर आ रही है, 3 इंटू 10⁻⁻7। अब एसिड को सॉरी बेस को मिक्स किया, जो नई वाली कंसंट्रेशन निकली कैलकुलेट कर ली, फिर उसी नई वाली कंसंट्रेशन को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद वाली कंसंट्रेशन भी हमने कैलकुलेट कर ली। क्या अब इस कंसंट्रेशन से मैं पीएच निकाल लूं, नहीं। अब इस वाली कंसंट्रेशन से क्या मैं पीएच नहीं निकालूं, नहीं। क्यों, अब आपका जब सारा काम हो जाए, ठीक है, जब घर में आपका सारा काम हो जाए, आप सोचो क्या कुछ बाकी रह गया है, हाँ अब बाकी रह गया है, अब आपको सोचना है कि जिस NaOH को या जिस BaOH होल ट्वाइस को के सोल्यूशन को बनाते वक्त जिस पानी को यूज किया गया था, आप प्योर NaOH नहीं लेते हो, आप प्योर BaOH होल ट्वाइस नहीं लेते, NaOH के तो यार क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब पैलेट्स होते हैं, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो फिर। तो ऐसे में जो आपने NaOH को या BaOH होल ट्वाइस 2 को बनाते वक्त आपने जो पानी लिया था, अब आपको ये सोचना है क्या उस पानी की वैल्यू को अब इग्नोर करना है कि यूज करना है। सारा काम हो गया ना, अब सोचो डाइल्यूशन वाली वैल्यू कभी इग्नोर की नहीं जाती, डाइल्यूशन वाला पानी कभी इग्नोर नहीं किया जाता है। डाइल्यूशन कर लिया, आंसर निकाल लिया, अब उस आंसर के निकलने के बाद अब कुछ भी क्वेश्चन में करने को नहीं बोला, डायरेक्ट पीएच निकालने को बोली है। नाउ इट इज अ टाइम टू स्टॉप एंड थिंक वेदर यू हैव टू इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और नॉट। तो हम लोगों ने कल की क्लास में जो चीज सीखी उससे हमने ये शिक्षा ग्रहण की कि यदि आपके पास जो कंसंट्रेशन निकल कर आ रही है OH नेगेटिव ये वाली, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 से छोटी है, देन वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है, वाटर की तरफ से जो OH नेगेटिव आ रहे होंगे, आप इसको क्या करोगे, कंसीडर करोगे। तो बताओ 10⁻⁻7 छोटा है कि बड़ा है, 10⁻⁻6 से छोटा है, इसका मतलब यहां पर आप वाटर को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे आप वाटर को क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यहाँ पे पानी इग्नोर नहीं होगा। अब अगर पानी इग्नोर नहीं होगा तो पानी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हमने कल की क्लास में सीखा था। सोचो यहाँ पे हर दिन आपको पुरानी क्लास में सीखे हुए कंसेप्ट्स को आगे की क्लास में अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कल की क्लास में हमने क्या सीखा था कि पानी की तरफ से आने वाले H+ आयंस या आने वाले OH नेगेटिव आयंस होते हैं। मुझे नहीं पता पानी कितने H+ दे रहा है, तो लेट से X दे रहा है। मुझे नहीं पता पानी कितने OH- दे रहा है, लेट से X दे रहा है। तो अब मुझे बताओ कि आपके पास अब टोटल OH नेगेटिव कितने हुए। तो आपके पास अब टोटल OH नेगेटिव 2 लोगों की वजह से हुए। एक जो आपने सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, वहां से जो आया, प्लस एक OH नेगेटिव आपके पास पानी दे रहा है ना। अब कोई बोलेगा मैडम एक OH नेगेटिव ना, तो हमारे पास वो बेसिस को मिक्स करके जो था ना वो भी है। अरे मूर्खो, उसी को तो डाइल्यूट किया है, तो 2 ही है आपके पास। ठीक है, तो आफ्टर डाइल्यूशन वाली वैल्यू कितनी है, आफ्टर डाइल्यूशन वाली वैल्यू कितनी है, आफ्टर डाइल्यूशन वाली वैल्यू कहाँ गई, ये रही। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये रही, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7। और वाटर कितना है, पानी से आ रहा है X। तो आपके पास OH नेगेटिव टोटल कितने हो गए, इतने हो गए। क्या इससे अब मैं pH निकाल लूं, आपको pH निकालने को बोला है, पढ़ो सवाल में आपसे क्या निकालने को बोला है, pH। तो अब मैं pH निकाल लूं, मत लो टेंशन। आपके पास OH नेगेटिव टोटल आ गए ना, आप चुपचाप POH निकाल लो। आप चुपचाप क्या निकाल लो, POH।
ठीक है, निकाल लो मैडम, क्या होता है बताओ। POH माइनस ऑफ log बेस 10, जो भी आपके पास OH निगेटिव आए हैं वो। तो आपके पास अभी OH निगेटिव कितने आए हैं, 3 इंटू 10 की पावर -7। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, माइनस ऑफ log बेस 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस log बेस 10 और ये 10 की पावर -7 लॉग की प्रॉपर्टी है। अब लॉग की प्रॉपर्टी में आपको कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू, इतना पता होना चाहिए। तो log 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस, तो पहले से ये 0.477, तो बस मैं इतना याद रखूंगी, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये पावर सामने आ जाती है, तो मैं जानती हूँ ये -7 सामने आ गया, तो ये कुछ इस तरीके का हुआ। ठीक है, बराबर, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। और उसके बाद अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये समथिंग आपका 6.52 के समथिंग आता है। तो ये मेरे पास POH आया, बट क्वेश्चन में तो मुझसे PH पूछा था, मैं PH कैसे निकालूं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जो PH होता है और जो POH होता है, अगर टेम्परेचर मेंशन करके नहीं दिया है, तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं करके दिया है तो आप मान लो कि लेट्स इमेजिन दिया है कि नहीं दिया है, एक बार देख लें दो। अब आपको टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप ये मान कर चलो, कंसीडर करके चलते हैं कि लेट आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस आपको दी हुई है सिचुएशन, और उस 25 डिग्री सिचुएशन में आपका जो PH प्लस POH ये कितना होगा, 14। तो अगर मुझे PH निकालना है तो 14 में से मुझे ये POH यानी कि तुम्हारी ये वैल्यू क्या करनी पड़ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ जाएगी। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो जितना भी आ जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर आपके सामने हाजिर है, जो कि हो जाएगा 7.47 के आसपास। बस डन। ठीक है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, PH की वैल्यू है। ठीक है, अब लेकिन मानकर चलते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया, फिर क्या करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में तो हमने सीखा है कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ना हो तो ऐसे केस में आपके पास जो क्या कहते हैं रेंज होती है PH की, वो फिर 14 नहीं होती। फिर अगर 14 नहीं है तो फिर PH प्लस POH 14 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक डिस्क्लेमर लिख लेते हैं प्यारा सा, ये क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो नोट में पहला पॉइंट, इफ आप लोगों का जो टेम्परेचर है मान लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो ऐसे केस में फिर आप ये वाली जो कंडीशन आप लिख रहे थे, अभी मैंने ऊपर मैंने लेट किया। क्यों मैंने लेट किया, क्योंकि ना तो मुझे कोई दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है, बराबर इस तरीके से। तो आपको PH प्लस POH कभी भी ये यूज नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो देखो वहां पे 2 ऑप्शंस हैं। अब अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था, टेम्परेचर नॉट गिवन, ठीक है, टेम्परेचर नॉट गिवन, तो तुम लेट मत करना। मैंने तुम्हें लेट करके दिखाया है, मैंने मान लिया कि वो 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने मान लिया, या फिर चलो मेरे ही द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन है तो मैं अपने ही दिए हुए क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेती हूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस लो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको टेम्परेचर नहीं दिया, फिर आप क्या करोगे, फिर आप पड़ गए असमंजस में। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, आपने OH निगेटिव की कंसंट्रेशन तो निकाल ली ना, खत्म। अब आप एक काम करो, अब एक बहुत प्यारा सा काम करो, नहीं यार टेम्परेचर अगर नहीं गिवन है तो ऐसे में तो फिर तुम्हें लेट ही करना पड़ेगा। फिर तुम उसको लेट ही करके चलोगे, बिना लेट किए तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। तो वहाँ पे आप क्या करना कि लेट टेम्परेचर उसको कितना मान लेना, 25 डिग्री सेल्सियस एज सॉल्व अबोव, जैसे आपने ऊपर किया। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको टेम्परेचर गिवन है, मान लेते हैं उसने आपको टेम्परेचर दिया है, अगर वो टेम्परेचर आपको देगा ना तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का वो आपको PKW भी देगा, PKW भी आपको गिवन होगा। क्योंकि अगर PKW या फिर लेट से KW, इनमें से कोई भी एक वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, लेट से मान लेते KW गिवन है, तो KW में से आप क्या निकाल सकते हो, उसका PKW कैसे निकाल सकते हो, माइनस ऑफ log बेस 10 KW करके। और फिर PH की रेंज क्या होती है बताओ, PH की रेंज होती है 0 से लेके PKW तक। फिर आपको अगर पता चल गया, मान लेते हैं आपकी PKW है, मान लो लेट आपका ये PKW आया 11, तो तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, PH प्लस POH इक्वल टू बोलो कितना, 11। ये इस तरीके से अगर टेम्परेचर आपको गिवन है और उसके साथ साथ अगर आपको
KW की वैल्यू गिवन है। तो कई बार डायरेक्टली PKW भी दे देता है ताकि एक इंसान ये यूज़ कर सके, और अगर कई बार डायरेक्टली PKW नहीं दिया तो आप इस तरीके से PKW निकालना और आपको जो कल सिखाया गया उस हिसाब से काम करना, ठीक है। अच्छा, वैसे तो देखो ये वाला क्वेश्चन है रिपीट हो गया, वही जो मैंने ऊपर दिया था वही, तो इसको अपन हटा देते हैं। ये वाले क्वेश्चन पे पहले सुन लो इसको ध्यान से। देखो 50 ml का 0.1 मोलर HCl पहला, फिर 25 ml का 0.1 मोलर H2SO4 है। तो यानी कि यहाँ पे अगर इसकी वैलेंसी फैक्टर के बारे में बात करें तो ये कितनी होगी 2। फिर 25 ml का नाइट्रस एसिड HNO2, क्या है ये बोलो HNO2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। और फिर आप साथ ही साथ में 100 ml का पानी भी डाल रहे हो। तो ऐसे में आप बताओ इसे कैसे करोगे। आपके पास जो स्टार्टिंग के 3 एसिड्स दिए हैं, उन 3 एसिड्स को अगर आपने मिक्स किया तो वही आपका फॉर्मूला, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, प्लस सेकेंड वाले की मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, प्लस थर्ड वाले की मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे आपके पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में कितने H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन आपको ये पता चल जाएगी। डन, वी आर डन। अब उसके बाद जो आपके पास H प्लस आयंस हैं, उन H प्लस आयंस में मतलब जो भी मिक्सचर आपके पास आया उसमें आप 100 ml पानी डाल रहे हो। कितना ml पानी डाल रहे हो 100, मतलब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है सेम आप उसका डाइल्यूशन कर रहे हो। एक मिनट ना, हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से जैसा ऊपर वाला सवाल है यार, देखो वही सवाल है। 100 ml से आपने उसको डाइल्यूट कर दिया है, फिर डाइल्यूट करने के बाद ठीक है जो सोल्यूशन आपके पास आएगा उस सोल्यूशन में आप फिर सोचना कि उसको इग्नोर करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है। मतलब उसके अंदर में जो भी इसकी कंसंट्रेशन आएगी वो 10 की पावर -6 से छोटी आई कि 10 की पावर -6 से बड़ी आई, ठीक है। बस नीचे और कुछ नहीं है, नीचे अच्छा है 2 ही लोग हैं, एक NaOH और एक RbOH है। और उसके बाद बोल रहा है कि रिजल्टिंग सोल्यूशन को 350 ml से डाइल्यूट किया गया। और नीचे देखो क्या आंसर्स हैं, ताकि तुम अगर कैलकुलेशन करो तो तुम अपने आंसर्स को क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो, बराबर। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल में और करा देती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को छोड़ेंगे। वैसे हम और प्रैक्टिस भी लेंगे न्यूमेरिकल्स की, बट पहले मेरा ये मानना है कि सारे टाइप्स आपको पहले एक एक करके करा दूं, सारे टाइप्स। फिर जब आप सारे टाइप्स कर लोगे तो सारे टाइप कर लेने के बाद फिर हम लोग एक बार थोड़े 10 से 15 सवालों का सेट उठाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को रीड करने के बाद कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो उस वक्त कैसे टैकल करना है। टॉपिक वाइज तो पढ़ने में आसान लगता है, बट अगर 15-20 सवाल एक साथ आ जाए तो फिर क्या करना है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। या फिर उसका वीडियो ना डालते हुए हम लोग उसकी कॉपी चेकिंग कर लेंगे, सुबह जो करते हैं वही अच्छा है। बल्कि तुम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे डाउट्स और निकल के आएंगे बाहर। तो ये हो गया टॉपिक हमारा डन। अच्छा, जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स करते हैं या फिर जैसे हम स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स करते हैं, वैसे ही आप वीक एसिड या वीक बेसिस को भी मिक्स कर सकते हो। बट वीक एसिड या वीक बेस को यदि मिक्स किया जा रहा है तो ये N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड वाला फॉर्मूला नहीं लगता। सो वेन एवर यू डील विद अ सिचुएशन वेयर यू आर मिक्सिंग एसिड्स, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर इट दैट द गिवन एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, because if it is a strong acid then it is very easy to use this formula or this concept. But however if it is a weak acid then we have to go through certain changes in the concepts. कुछ formulas में बदलाव करने पड़ेंगे, वो बदलाव हम कल देखेंगे, ठीक है। कि अगर आपने weak acids को mix किया या फिर अगर आपने weak bases को mix किया तो क्या होगा, ठीक है, वो हम कल देखेंगे। और उसके बाद हम परसों क्या देखेंगे, एसिड और बेस की एडिशन वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली तभी लगाओगे जब एसिड और बेस हो। तो देखो ये भी वही फॉर्मूला है, कुछ इसमें ऐसा बड़ा तोपखान नहीं है।
पहली सिचुएशन आपको ये दी हुई है, दूसरी सिचुएशन आपको ये दी हुई है और 200 ml पानी डालने को कह रहा है। तो देखिए इसको मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, चेक करना कहीं तुम्हारे मेरे से कोई गड़बड़ ना हो जाए। H2SO4 में यहाँ पे इसका वॉल्यूम यानी कि V1 आपको दिया है 400 ml। ओके, यहाँ पे इसकी मोलैरिटी यानी कि M1 1/200 है और इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो है आपका 2। यहाँ पे HCl इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 400 ml, ठीक है, और यहाँ पे इसकी मोलैरिटी दी हुई है 1/100 और इसका वैलेंसी फैक्टर आपको दिया हुआ है कितना, HCl का 1। अब आपको इनके मिक्सचर का निकालना है। तो मिक्सचर में H+ आयंस जो होंगे मिक्सचर, उसमें आपको कैलकुलेट कर रहे हो, बोलो क्या होगा, 1/200 मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम प्लस 1/100 मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 800। कितना हो जाना है इसने, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, तो यहाँ पे आ गया 4 + 4 दैट इज 8 और अपॉन में 800 यानी कि 1/100 यानी कि 10⁻²। ठीक है, ये मेरे पास कैलकुलेशन आ गई। तो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर में मेरे पास जो H+ आयंस हैं वो इतने हैं। अब इसको डाइल्यूट किया जा रहा है बराबर, एक बार देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने, नहीं ठीक है। अब आपको जो डाइल्यूट किया जा रहा है उसमें 200 ml पानी डाल रहे हो, तो 200 डाइल्यूट करने वाला कंसेप्ट बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है, और आफ्टर डाइल्यूशन। जो मोल्स होते हैं बिफोर डाइल्यूशन और जो मोल्स आपके आफ्टर डाइल्यूशन वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस हिसाब से बिफोर डाइल्यूशन मोल्स क्या होंगे, मोलैरिटी बिफोर वाली, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम बिफोर वाला इक्वल टू यहाँ पे मोल्स आपके मोलैरिटी आपकी आफ्टर वाली और यहाँ पे वॉल्यूम आपके आफ्टर वाला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अगर आप राइट साइड में लीटर में वॉल्यूम पुट कर रहे हो तो लेफ्ट में भी लीटर, राइट में मिलीलीटर तो लेफ्ट में भी मिलीलीटर, ठीक है, चाहे कोई भी क्वांटिटी रेशियो में हो या चाहे इक्वल टू से सेपरेटेड हो, क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो मोलैरिटी बिफोर ये कितनी थी, 10⁻², वॉल्यूम बिफोर कितना था, 800 ml, ठीक है, 800 ml बराबर। ओके, यहाँ पे मोलैरिटी आफ्टर ये तो तुम्हें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, वॉल्यूम आफ्टर ये कितना हो गया, 800 में आपने 200 ml डाला यानी कि 1000 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 8 इंटू में 10⁻³ आ रहा है। देखो इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर आफ्टर, ठीक है, मतलब डाइल्यूशन करने के बाद ये आ रही है मोलैरिटी, डाइल्यूशन करने के बाद ये मोलैरिटी मेरे पास निकल के आ रही है। अब मुझे ये बताओ, डाइल्यूशन करने के बाद क्या हम पीएच निकाल सकते हैं, नहीं, आपको वहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा क्या ये क्वांटिटी इग्नोरेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपके H+ आयंस हैं कौन से वाले, आफ्टर वाले, इसकी वैल्यू कैसी आई है आप लोगों की, ग्रेटर आ गई है 10⁻⁻6 से। तो जब ये वाटर आ गई है ग्रेटर तो आप वाटर को क्या कर सकते हो, इग्नोर। अब क्योंकि आप वाटर को इग्नोर कर सकते हो इसका मतलब आपका जो पीएच है वो डायरेक्टली आप यहाँ पर -log⁻10 8 × 10⁻³ यूज करो, लॉग की साधारण प्रॉपर्टीज का यहाँ पे प्रयोग कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा log⁻10 8 और प्लस में log⁻10 10⁻³ ठीक है। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, 2³ बराबर, यहाँ पे ये -3 और ये कितना हो जाएगा, -3 × 0.3010 और ये -3 बराबर है, डन। कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारे पास पीएच आ गया।